नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। और हमने इससे पहले भी व्याकरण में कुछ पढ़ा है और आपने अगर पहले के अंक नहीं देखे हैं तो आप वो देखते रहिए और उसे सीखते रहिए। और छुट्टियां जब चलती रहती हैं, हम परीक्षाएं जब देते हैं वो तब भी काम आते हैं, और जब हमारी छुट्टियां चलती रहती हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सीखते हैं। और पढ़ना, लिखना, सीखना हमेशा हमारा चलते रहना चाहिए। तो चलिए आज कुछ और सीखते हैं, है ना। और बहुत सरल तरीके से सीखते हैं, बहुत सरल तरीके से हम सारी चीज़ों को, व्याकरण को जानते, समझते, पढ़ते, याद करते चल रहे हैं। और आशा है कि आप अपना कलेक्शन भी रख रहे होंगे, व्याकरण की चीज़ें अच्छे से आप सब लिख रहे होंगे, एक अपना पूरा बना रहे होंगे। मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम भी हम पढ़ चुके हैं, हम समास संधि भी पढ़ चुके हैं, और बीच बीच में इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम पढ़ते भी जाएंगे और ज़रूरी चीज़ें आपको बताते भी जाएंगे। तो आज जो चीज़ हम लेकर के आए हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रिया, है ना। क्रिया, तो क्रिया क्या होती है इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, कार्य के करने या होने का बोध। ये बहुत सामान्य सी बात है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जब हम इसके बारे में कभी कभी लिखते हैं या बोलते हैं, या हमारे लिए कभी कभी आता है कि हमें इसमें इसके बारे में और कुछ लिखना है, या इसके प्रकार आ गए तब हमें कुछ लिखना है, तब हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, इसमें हमें क्या बताना है। ये हमारे लिए हर व्याकरण में, चाहे आप वो अंग्रेजी का पढ़े, हिंदी का पढ़े, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम व्याकरण को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम नियम के अनुसार किसी भी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम आवेदन पत्र लिखते हैं, हम निबंध लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तब भी उसमें हमें ज़रूरी है कि हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार ही उसे लिखना है। और अगर हमें क्रिया पूछ रहा है तो हमें बताना है उसकी परिभाषा, की कार्य के करने या होने का जो बोध हमें होता है किसी शब्द में, किसी वाक्य में, जब हम लिख रहे हैं और उसमें कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है तो वो क्या है, क्रिया है ना, क्रिया। उसके बाद क्या है, संस्कृत में भी हम पढ़ते हैं क्रिया रूप होते हैं उसमें, तो उस क्रिया रूप को क्या कहते हैं हम, धातु रूप, है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, धातु रूप भी आप पढ़ते हैं, शब्द रूप भी पढ़ते हैं संस्कृत में। संस्कृत की भी बहुत सारी चीजें हम लेकर के आएंगे, लेकिन पहले हम आज जान रहे हैं हिंदी का। तो हिंदी में जो संस्कृत में क्रिया रूप जो है वो क्या है, उसे हम कहते हैं धातु रूप, है ना। कई बार हमें लिखने के लिए भी आता है, तो हम वो समझें कि हिंदी में जिसे हम कह रहे हैं क्रिया रूप, वही संस्कृत में है धातु रूप, ठीक है। अब हिंदी में जब धातुओं को हम प्रयोग करते हैं, जब धातुएं आती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्रिया है, तो वो उसके साथ क्या लगता है, ना, ये लगता है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब क्या है, ये आपकी क्रिया है, बहुत सामान्य सी चीज़ है। जहाँ पे ना आ रहा है हमारा, वो सामान्य रूप से आप देखेंगे बहुत सामान्य सी चीज़ है, वो क्रिया का ही रूप आपको दिख रहा है। अब इसके बाद क्या आता है, भाषा। भाषा बहुत ज़रूरी चीज़ है, भाषा में वाक्य भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व है। जब भी हम वाक्य लिख रहे हैं, भाषा में हम वाक्य लिख रहे हैं, तो क्रिया का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। वाक्य की पूर्णता में, वाक्य कैसे पूरा होगा, हम वाक्य को कैसे पूरा कर रहे हैं, है ना। वाक्य की पूर्णता में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्रिया के तो आपका जो वाक्य है, आप जो लिख रहे हैं वाक्य, वो कैसे पूरा होगा। तो वो पूर्ण जब होना है तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आकाश पढ़ रहा है, तो ये क्या है, पढ़ना आपकी है क्या, क्रिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माँ खाना बना रही है ना, है ना, ये भी क्रिया हो गई। अब उसके बाद क्या है, मीना पत्र लिख रही है, लिखना, ये भी क्रिया है। जैसे कि हमने शुरू में जाना कि पढ़ना, लिखना, खाना, जिसमें ना आता है वो क्रिया होती है। तो ये हो गया कि हमने जाना इसमें कि आकाश पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है, मीना पत्र लिख रही, इसी
तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रिया के बहुत सारे रूप हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने उदाहरण बना सकते हैं। बहुत सामान्य होता है क्रिया का उदाहरण बनाना, ठीक है। अब उसके बाद आप समझ चुके होंगे क्रिया को, क्रिया कैसे महत्वपूर्ण होती है। भाषा के वाक्य में क्रिया का महत्व होता है। उसके बाद वाक्य की पूर्णता में क्रिया का होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने उदाहरण देखे। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके प्रकार या भेद दोनों में आप बिल्कुल भी भटके नहीं कि प्रकार क्या है भेद क्या है। वही प्रकार है वही भेद है ना। उसके अंदर जो होता है, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम, तो उसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके भेद या प्रकार लिखते हैं। तो वही चीज है ये कि इसके प्रकार और भेद। तो सामान्य तौर पर हम लिख देते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दो ये हम जानते हैं। लेकिन इसके आगे ही मैं आपको कुछ और बताऊंगी। पहले हम इसको जानते हैं सकर्मक क्रिया को कि कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कर्ता पर नहीं बल्कि जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। कर्म जो हम कर रहे हैं, फिर कर्ता जो कर रहा है, वो हमने पहले भी जाना हुआ है। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्ता जो कर रहा है, कर्म जो कर रहा, करने वाला कर्ता आपका होता है, कर्म जो वो कार्य कर रहा है ना। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, क्रिया के साथ कर्म है, ठीक है। क्रिया के साथ कर्म भी है, ये भी होना जरूरी है। जैसे उदाहरण मैंने लिखा है, राजू पानी पी रहा है, ठीक है। राजू पानी पी रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, पीना। ये आपकी क्रिया हो गई है ना। तो कर्ता पर नहीं कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, पानी पी रहा है, ठीक। ये अब उसके बाद इसमें क्या है, आदित्य बाहर जा रहा है, कर्ता पर नहीं कर्म पर प्रभाव है, ठीक है। बाहर जा रहा है, ठीक। तो इसमें हमने जाना कि जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्ता पर नहीं कर्म पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के भेद हम देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी आपने बस ये दो ही पढ़े होंगे सामान्यतः, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन आज हम जो जान रहे हैं वो सकर्मक के भेद, ठीक है। एक कर्मक, ठीक। क्रिया के साथ एक कर्म, क्रिया के साथ जब एक कर्म होता है तब वहां पे होती है एक कर्मक क्रिया। ये बहुत आसान है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि एक कर्मक क्रिया के साथ एक कर्म। मोहन सेब खा रहा है, ठीक। एक कर्म में सेब खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक ही कर्म है, ठीक। अब उसके बाद होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक दो है ना, बहुत आसान सा है। हमने जैसे एक कर्मक, एक एकदम सामान्य, इसके नाम से ही पता चल रहा है। वैसे द्वि मतलब कि दो, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये द्विकर्मक क्रिया है। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या है, क्रिया के साथ इसके दो कर्म होते हैं। दो कर्मों को जब प्रधानता दी जाती है, जब दो कर्म महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब वहां पे आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षक छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शिक्षक छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाना भी हो गया आपका, फिर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया के साथ दो कर्म महत्वपूर्ण है, दो कर्मों को यहाँ पर प्रधानता दी जा रही है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि दो कर्म यहाँ पर प्रधान है, ठीक है। दो कर्म हमें दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि सकर्मक क्रिया, और उसके बाद हम ये पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। एक सकर्मक क्रिया हमने यहाँ पे देखी थी, है ना, आपकी ये 1 नंबर। और सकर्मक क्रिया में हमने भेद देखा। सकर्मक क्रिया के दो भेद हमने देखे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके उदाहरण भी देखे। अब उसके बाद आपकी आती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जहां पर अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सकर्मक अकर्मक, सकर्मक अकर्मक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बस हमें इसी चीज को याद रखना। आप एक लाइन छोटी सी याद रखिए कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक, ठीक है। और सकर्मक क्या है, कर्ता पर नहीं कर्म पर। तो आप इतना सा ही लिख लेंगे। अगर आप एक एक लाइन ही लिख लेंगे तो आपको ये चीजें छोटे से रूप में समझ में आ जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि उदाहरण हम क्या देख रहे हैं, रानी सोती है, ठीक है। रानी सोती है, ये आपका हो गया सोती है, ठीक। उसके बाद रजनी खाती है, ठीक है।
तो इस तरीके से कौन सो रहा है, यहाँ पे रानी सो रही है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो कर्ता पर प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। अब खाती है, खाती कौन है, अगर यहाँ पे रजनी नहीं होगी तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो इस तरीके से हमको जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से वाक्य में क्रिया में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। हम उदाहरण से ही समझते हैं। जब आपको नहीं समझ में आता है तो उदाहरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हमको समझना चाहिए कि कहाँ पे कर्ता है, कहाँ पे कर्म है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है, करने वाला और जो क्रिया हो रही। जैसे कि क्रिया के उदाहरण में भी मैंने यहाँ पे बताया, क्रिया की परिभाषा में भी बताया कि कार्य के करने या होने का जो बोध होता है वो क्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या सीखा है। और छोटी सी आप ये एक लाइन लिख लेंगे और छोटी छोटी ये लाइनें आप लिख लेंगे और आप ये एक दो उदाहरण लिख लेंगे। उसके बाद आप इसे एक बार पढ़िए और दो बार पढ़िए। आप इसे एक बार ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको, मैंने बहुत छोटी छोटी सी चीजें लिखी है, एक एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसे आप लिख लेते हैं तो एक छोटे से कागज में ही आप इसे लिख करके अपनी पूरी तैयारी इसी कर सकते हैं क्रिया की, जो बहुत ही जरूरी है। और बीच बीच में हमारे कई क्लासेस में हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में भी आता है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इस चीज को बताने के लिए भी आता है। ये सारे व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। तो आप देखिए, ये जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर भी, तो यहाँ कुछ नियम भी हैं इसके। कुछ नियम हम बाद में भी अपने एपिसोड्स में, बहुत सारे जैसे व्याकरण के एपिसोड्स हैं तो बीच बीच में हम कहीं कहीं पे नियम भी आपको बताते चलेंगे। जैसे कई नियम जो होते हैं संज्ञा से सर्वनाम से मिलते जुलते हुए होते हैं, है ना। जैसे हम क्रिया को पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका संबंध कहीं पे संज्ञा से नहीं होगा या कहीं पे सर्वनाम से नहीं होगा, कहीं पे क्रिया विशेषण से नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज व्याकरण में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलती जुलती रहती है। तो बीच बीच में हम उन चीजों को पढ़ते रहेंगे और नियमों का भी ध्यान देते रहेंगे, पता भी करते रहेंगे। कुछ नियम है मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि बहुवचन विषय होता है। बहुवचन हम जानते हैं कि एक जो होता है एक और अनेक। एक जो होता है एक, जैसे कि गेंद है वो आपका एक वचन हो गया, गेंदें वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुत सामान्य सी चीज है, इसे लगभग सारे लोग जानते हैं। तो बहुवचन विषय होता है और उसके साथ बहुवचन क्रिया है आपकी, ठीक है। एक नियम ही मैं बता रही हूँ, दो नियम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुवचन विषय है और बहुवचन क्रिया है ना। तो इसमें क्या होता है, लड़के सेब खाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बहुवचन, ये सर्वनाम हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, खाते हैं, ये आपका लड़के सेब खाते हैं। तो इस तरीके से ये एक साथ मिल गया है ना। तो बहुवचन क्रिया और बहुवचन विषय ये दोनों मिल जाते हैं साथ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्रिया का ऐसा नहीं कि हम खाता लिखेंगे। अगर हम खाता लिखते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने खाते शब्द का उपयोग यहाँ पे किया है, क्रिया का उपयोग किया है, ठीक है। उसके बाद एक वचन और बहुवचन अगर होते हैं, एक वचन बहुवचन है वहां पे, और सर्वनाम अगर वहां पर है, एक वचन है बहुवचन है, उसके बाद सर्वनाम है, तो जो क्रिया होगी वो पास वाले सर्वनाम के, मतलब उसके पास में जो लिखे हुए सर्वनाम उसके अनुसार वो बदल सकती है। जैसे कि मान जाइए कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों रोज घूमने पार्क में जाते हैं, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त रोज घूमने पार्क में जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जाते हैं हो जाएगा ना। दोस्त के साथ जाता है नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, जाते हैं लगेगा। तो इस तरीके से जब पास वाले एक वचन और बहुवचन हो तो सर्वनाम जो होता है, क्रिया पास वाले सर्वनाम के अनुसार बदल जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम कुछ नियम को इस तरीके से जानते चलेंगे और बहुत सारे नियम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीच बीच में कुछ नियम हम जानते चलेंगे। और अभी आज हमने यही जाना है कि क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के प्रकार क्या है, संस्कृत में है क्रिया रूप, हम उसे धातु रूप कहते हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, आगे
सुनते रहते हैं और उसको स्किप भी करते हैं। तो बीच बीच में कई चीज़ों को दोहराती चलती हूँ कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से आप अगर इसे लिखते भी नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी। इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें और हर चीज़ को, उदाहरण को भी समझें। और अगर आपको लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें उदाहरण को भी देख करके समझना चाहिए। कई बार हमें किताब में हम परिभाषा पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर हमें जो उदाहरण होता है नीचे तो उसमें देख करके समझना चाहिए, है ना। तो आज मैंने ये कोशिश की है कि आपको आज मैं समझा सकूं क्रिया के बारे में और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के बारे में। ये भी बहुत जगह नहीं मिलता है। सकर्मक क्रिया के जो 2 भाग मैंने आपको बताए हैं, वैसे बहुत जगह आपको ऐसा लिखने के लिए नहीं आएगा। क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार ही आपको आएंगे। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया 1-2 होते हैं मुख्यतः, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल में को आप देखते रहें। और चैनल में जो भी बातें आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट्स भी करते रहें और हमारा हौसला ही बढ़ाते रहें। और आशा है कि आपको हर वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।